नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 21,391 पदों पर रिक्रूटमेंट थी, उसका एग्ज़ाम आपके 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ। 7 अगस्त को एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्ज़ाम था, तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में पेपर चेंज था। तो अब की बार बिहार पुलिस की तरफ से ये एक नया नवाचार किया गया। पहले पेपर एक रहता था, अब की बार पेपर इन्होंने चेंज किया। एक पेपर कैंडिडेट ने मेरे को सेंड किया है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। उस पेपर का मैंने एनालिसिस किया, तो मेरे को 100 में से 32 क्वेश्चंस साइंस के देखने को मिले, यानी हाईएस्ट सवाल थे ना वो साइंस के थे। तो ये जो 32 क्वेश्चंस है ना, इनका विश्लेषण करने वाले हैं कहाँ से पूछे गए 32 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस के 5 से 6 एक्स्ट्रा फैक्ट, ताकि आने वाले 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त वाले कैंडिडेट के लिए ये यदि विश्लेषण का वीडियो देख ले तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एंड तक आपको बने रहना है। ये पेपर भेजा जिसमें ये जो सवाल थे, आप बताना ये किस डिस्ट्रिक्ट का पेपर है। बाकी साइंस के सवाल इसमें से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। टोटल ये 100 क्वेश्चंस थे। आप कहेंगे तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देंगे। अब इन 100 क्वेश्चंस में से 32 साइंस के क्वेश्चंस हैं, वो इस पेपर से लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरे साइंस के क्वेश्चंस एक साथ, और वो भी डिटेल में प्रत्येक सवाल का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी फैक्ट बेस्ड सारे आपको फैक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब एग्ज़ाम तो आपका होगा आने वाले शिफ्ट में, उससे पहले अपने आप की तैयारी को परखने के लिए आपको देने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर एक बार आपने पास प्रो ले लिया ना, तो एक साल में जो भी एग्ज़ाम आए, जिस भी स्टेट की पुलिस का एग्ज़ाम आ गया, सेंट्रल आपके रेलवे का एग्ज़ाम आ गया, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम्स आ गया, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। एक बार आपने ये ले लिया एक साल की वैलिडिटी में, टीटीजी की कूपन कोड यूज़ कर लेना। आपको अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट डील चल रही है, जहाँ पर मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो फ्यूचर ऑफिसर सेल है टेक्स्ट बुक पास प्रो की 50% तैयारी आपको बता दूं मॉक टेस्ट से होती है, जहां पर आपको पता चलता है कहां कहां आपकी कमियां हैं। गलतियों को सुधार करते हुए आप तैयारी करेंगे, टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है। और पास प्रो का मतलब सारे एग्जाम्स के 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, उन सभी पेपर का एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको स्मार्ट तरीके से सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये सभी आपको नहीं पता है कि कैसे टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना होता है, किस प्रकार ये हमारी तैयारी में योगदान देता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के बाद वो आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसी पास प्रो में आपको मिल जाएंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह सभी के टीटीसी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। अब देखिए, ये सभी सवाल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो 32 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 100 में से वो साइंस के हैं। और एक बार यहाँ पर समझ लेना, बाकी पीडीएफ में आप रिवाइज कर सकते हो। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है @ट्रेंड जीके, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे और पूरी पीडीएफ फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? पॉप साउंड कौन सी गैस करती है? सभी को पता होना चाहिए। हाइड्रोजन जो गैस है वो पॉप साउंड करती है। पॉप की आवाज़ करते हुए जलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। जब हाइड्रोजन गैस जलती है तो ये एक तेज ध्वनि उत्पन्न करती है, जो एक पॉप की तरह सुनाई देती है, इसलिए सही उत्तर आपका हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल है, अंडे की जर्दी किस कोलाइड का प्रकार है? कौन से कोलाइड का उदाहरण है? एग यॉक। एग यॉक विच टाइप ऑफ कोलाइड है? कौन से टाइप का कोलाइड है? अंडे की जर्दी है, ये आपका इमल्सन है। विकल्प सी करेक्ट है। इमल्सन कैसे? अब इमल्सन एक ऐसा कोलाइड है जिसमें एक तरल में छोटे छोटे वसा की बूंदें फैल जाती हैं। तो वसा की बूंदें यानी लिक्विड में लिक्विड, आप कहेंगे लिक्विड प्लस लिक्विड है, वो आपका बना देगा इमल्सन। तो यहाँ पर अंडे की जर्दी में हो क्या रहा है, तरल में छोटी छोटी वसा की बूंदें फैल गई हैं। अंडे की जर्दी में वसा पानी के साथ मिलकर इमल्सन बनाती हैं। अब बात अपने कोलाइड की हो रही है, तो एनसीईआरटी को जब देखा फैक्ट कोलाइड के, तो कोलाइड आपको पता होगा एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें कण इतने छोटे होते हैं आपको लगता है कि ये मिले हुए, लेकिन एक्चुअल में वो विषमांगी मिश्रण है। दिखता नहीं है लेकिन है विषमांगी। और कोलाइड में दो अवस्था देखने को मिलती है, एक प्रक्षिप्त प्रावस्था और एक प्रक्षेपण माध्यम है। और इसी कोलाइडीकरणों के कारण टिंडल प्रभाव भी आप देखते हो। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। एक कमरे में छोटे से छिद्र से अब जब आप प्रकाश आते हुए देखते हो तो विभिन्न आप वहाँ पर कण भी देख पा रहे होते हो। अब कोलाइड की बात हो रही, तो ये सभी फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। यहीं से सवाल आपका पूछा गया है। अब प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था किस माध्यम में कौन सी प्रस्ताव? जैसे गैस में यदि दरो मिला दिया है, यानी गैस ज़्यादा है दरो कम है, ये एक विलय मान लीजिएगा, ये विलायक है। गैस में दरो तो एरोसोल बन जाएगा, ठीक है, एरोसोल गैस में दरो। जैसे कोहरा, कोहरा में क्या, गैस में लिक्विड देखने को मिलता है। बादल है, कुहासा है, ये सभी एरोसोल है।
अब गैस में दरो मिलाए तब भी एरोसोल है, और गैस में ठोस मिलाए वो भी एरोसोल कहलाएगा। धुआं क्या है? गैस के अंदर ठोस है। और स्वचालित वाहन का निथार एग्जॉस्ट है, धुआं है, ये सभी एरोसोल है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म होता है दरों के अंदर आपने गैस पास कर दी तो वहाँ पर आपको झाग निकलते दिखेंगे, जैसे आप फॉर्म कहते हो। लिक्विड में जब गैस पास करेंगे, लिक्विड ज़्यादा है तो शेविंग क्रीम है वो फॉर्म का उदाहरण है। इमल्सन जैसे की बात हो रही है, इमल्सन की, तो अंडे की जर्दी तो थी ही थी। दरों के अंदर दरो होता है जब लिक्विड प्लस लिक्विड मिलता है, जैसे दूध। दूध में क्या होता है? वसा आपका एक हो जाएगा, एक पानी। तो वसा और फैट जब मिलेंगे तो दूध मिल जाएगा। तो ये इमल्सन का उदाहरण है। फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोल की। सोल यानी दरों के अंदर ठोस, दरों ज़्यादा ठोस कम, ठीक है, दरों के अंदर ठोस, तो वो सोल हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम मिल्क, कीचड़। कीचड़ में क्या होता है? ठोस कम दरों ज़्यादा होता है, तो दरों के अंदर ठोस को सोल कहेंगे। ठोस के अंदर गैस, यानी ठोस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठोस है और उसके अंदर गैस, जैसे फॉर्म आप देखते हो ना, फॉर्म ये ठोस है, इसमें इस प्रकार अंदर रहेंगे कि गैस यहाँ पर घुस जाएगी तो ये फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म, रबड़, स्पंज, फ्यूमिस, ये सभी उदाहरण है फॉर्म के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जेल की। जेल होता है ठोस ज़्यादा है दरो कम है, ठोस के अंदर दरो है, जेली, पनीर, मक्खन सभी जेल के उदाहरण है। और ठोस सॉल होता है ठोस के अंदर ठोस को ठोस सॉल कहते हैं, दूध या कांच वगैरह इसके उदाहरण है। अब कोलाइड की बात हो गई, विषमांगी मिश्रण है, कणों का आकार इतना छोटा होता है कि अपन आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। एटॉमिक सिंबल ऑफ आयरन। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, तो सही विकल्प सी हो जाएगा, Fe। तो किसी भी एलिमेंट का आपको प्रतीक पूछ सकते, ऐसे तो पूरी पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए, कौन से एलिमेंट का क्या प्रतीक है। हाइड्रोजन का H है, लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be है, और बोरॉन की बात करें तो केवल बी है, बोरॉन का केवल बी, बेरिलियम का Be है, कार्बन का C है, एल्यूमिनियम का Al है, सिलिकॉन का Si है, कॉपर का Cu है, जिंक का Zn है, गैलियम का Ga है, जर्मेनियम का Ge है। ध्यान रखना, कुछ और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे टिन का प्रतीक क्या है? टिन कहते हैं टिन, लेकिन प्रतीक Sn है। इसी प्रकार एंटीमनी, एंटीमनी का Sb है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेड। लेड का प्रतीक है Pb, ये पता होना चाहिए। अगला अपन देखते हैं मरकरी। मरकरी का प्रतीक है Hg। गोल्ड का प्रतीक है Au, ये ध्यान रखना है। इरिडियम है Ir, इरिडियम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं आपको। कहने को पोटेशियम है लेकिन सिंबल इसका के है। अब काफ़ी कैंडिडेट हैं बेरिलियम, बोरॉन और बेरियम से कंफ्यूज होता है, तो बेरिलियम का Be है, बोरॉन का B और बेरियम का Ba है, ये ध्यान रखना। और Au है गोल्ड का, Ag है, Ag है वो सिल्वर का हो जाएगा। अगला सवाल आपको संकरण से पूछ लिया है, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन की संकरण अवस्था क्या है? तो H2O में ऑक्सीजन की संकरण अवस्था है sp3 हो जाएगा। तो संकरण एक पूरा अलग है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, वो आपको कवर करना। बाकी कुछ उदाहरण आपको संकरण की बता देता है, वो sp संकरण, sp2 के संकरण के, sp3 जो आपको पूछा है ना, वो sp3 है जल में। sp संकरण का उदाहरण है एथाइन, C2H2sp। sp2 का उदाहरण है एथिलीन और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। sp3 जो आपको पूछा था जल, इसका उदाहरण है मिथेन। sp3 का उदाहरण है अमोनिया। sp3 का उदाहरण है sp3d। sp3d है PCl5, वेरी इंपॉर्टेंट है। sp3d संकरण है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और क्लोरोक्स ClF3 भी sp3d है। sp3d2 संकरण का उदाहरण है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड sp3d2, क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड sp3d2 इसका उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल पूछा है, किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है? प्रोटोप्लाज्म। किसने प्रोटोप्लाज्म कॉइंड किया है? तो तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य नाम किसने किया है? ये आपका सही जवाब। जेई पुरकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली जो लाइन थी वो यहाँ पर उन्होंने रख दी है। किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया है? जेई पुरकंज ने दिया है। अब कोशिका की बात हो रही तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो रटने हैं, याद रखने हैं, वो बता देता हूँ। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा।
अब कोशिका जो यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने पता लगाया वो 1665 में। ल्यूवेन हक ने 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। सबसे पहले जीवित कोशिका 1674 में ल्यूवेन हॉक ने। अब कोशिका में जो केंद्रक होता है उसका पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। जेई प्रकुंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। दो जीव वैज्ञानिक हुए, एक हुए स्लीडन, एक हुए स्वान। 1838-39 की बात है। स्लीडन और स्वान ने इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडन और स्वान ने। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो विर्चो यहाँ पर ध्यान रखना है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि जो भी कोशिकाएं वो पहले की कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये सिद्धांत दिया है कोशिका सिद्धांत विर्चो ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोशिका से संबंधित फैक्ट हैं। और जो कोशिकांग हैं उनकी खोजकर्ता की बात करें, कोशिका झिल्ली की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तारक केंद्र सेंट्रियोल की खोज की है बेनेडन ने। गोल्जी उपकरण की कैमिलो गोल्जी ने की है। लाइसोसोम की है के डी डवे, क्रिश्चियन डी डवे ने की। माइटोकॉन्ड्रिया रिचर्ड ऑल्टमैन ने की है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन। न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन जो आपको बताया है। राइबोसोम की जॉर्ज पेलेडे ने की राइबोसोम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अल्फ्रेड क्लाउड और कीथ पोर्टर ने की। वैक्यूल्स रिक्तिका की खोज एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक ने की। प्लास्टिड की अर्नस्ट हैकल ने। गुणसूत्र की वाल्थर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर गुणसूत्र शब्द का निर्माण डब्ल्यू वाल्डेयर ने वर्ष 1888 में किया था। तारकाई की खोज वॉन ब्रेंडन ने सन 1883 में की। बाद में थियोडोर बोवेरी ने सन 1888 में इसका नामकरण किया था तारकाई का। अगला देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? परमानेंट टिश्यू कौन सा है? सिंपल परमानेंट टिश्यू जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है पादपों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने वाला जो सरल स्थायी उत्तक है ना वो है स्क्लेन काइमा। कौन सा हो जाएगा? ये रेक्लेन नहीं, स्क्लेन काइमा हो जाएगा। इसके फैक्ट देख लेते हैं। सरल स्थायी उत्तक कौन से होते हैं? पौधों में एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसमें सरल स्थायी उत्तक पाए जाते हैं। सरल उत्तक कोशिकाओं एकल कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जो भी सरल उत्तक है वो एक प्रकार की कोशिका से, जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। तो ये जो सरल उत्तक एकल कोशिकाओं से बनते हैं, जटिल उत्तक जैसे फ्लोएम है, जाइलम है, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं। सरल स्थायी उत्तक की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आते हैं। उनकी विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी फैक्ट बता देता हूँ आपको। पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक पेरेनकाइमा। पादप में वनस्पति में सबसे अधिक कोई सरल स्थायी उत्तक हो है ना वो पेरेनकाइमा है। ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बनता है। पतली कोशिका भित्ति जीवित कोशिकाएं होती है, ध्यान रखना पेरेनकाइमा में। ये प्राय बंधन मुक्त होती है तथा इस प्रकार की उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। पतली कोशिका भित्ति और रिक्त स्थान कोशिकाओं के मध्य ज्यादा होता है। ये उत्तक प्राय भोजन का भंडारण करते हैं, तो भोजन के स्टोरेज में काम आता है। अब विकल्प में आपकी एक क्लोरेन काइमा भी दे रखा है। तो क्लोरेन काइमा की बात करें तो ये हरित उत्तक है। कुछ पेरेन काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ये पेरेन काइमा में ही क्लोरेन काइमा आप कह सकते हो। इसी के अंतर्गत एरेन काइमा है। जलीय पौधों में पेरेन काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं कैविटीज मिलती हैं जिसके कारण ये जल में तैरती हैं। तो इस प्रकार की पेरेन काइमा को एरेन काइमा कहते हैं। पेरेन काइमा है जो प्रकाश संश्लेषण करती है वो क्लोरेन काइमा, और जिसकी गुहिका में हवा भर जाती है फिर तैरती है वो एरेन काइमा है। ये आपकी पेरेन काइमा हो गई जो भोजन का भंडारण करती है। अब कोलेन काइमा की बात करें तो इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवर्त में पा सकते हैं। पौधे में लचीलेपन का गुण स्थायी उत्तक कोलेन काइमा के कारण आता है। पौधा में जो लचीलापन का गुण है ना वो कोलेन काइमा, ये इंपॉर्टेंट है। ये पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। ये पौधे को यांत्रिक सपोर्ट है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित रूप से कोनों पर मोटी होती है। उसकी कोशिका भित्ति क्या थी? पतली थी। और यहाँ पर कोशिकाएं हैं वो कोनों पर क्या होती है? मोटी होती है। अब बात करते हैं स्क्लेरेन काइमा है। ये उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत जो यांत्रिक
शक्ति प्रदान करते हैं, मजबूती देता है ना, वो स्क्लेरेनकाइमा देते हैं। नारियल के जो रेशेयुक्त छिलके हैं उसमें स्क्लेरेनकाइमा है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है, ध्यान रखना। पेरेन और कोलेनकाइमा थी जीवित कोशिकाएं, यहाँ पर मृत कोशिकाएं। ये लंबी और पतली होती है। इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। जब आप स्क्लेरेनकाइमा की भित्ति देखेंगे वो काफ़ी मोटी होती है, उसमें होता है लिग्निन। ये भित्तियाँ प्राय इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। ये पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है स्क्लेरेनकाइमा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। ग्रीन लीव्स स्टोर्स फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ। हरी पत्तियां भोजन है, ये जो खाद्य फैक्ट्री रहती है, पत्ती को कहते हैं खाद्य फैक्ट्री। खाना जो बनता है ना क्लोरोफिल के कारण पत्तियों में, वो पत्तियों में ही भोजन बनता है। तो फैक्ट्री पत्तियां हो गई ना। तो पत्तियां भोजन को किस रूप में स्टोर करती है? तो पत्तियां भोजन को किस रूप में स्टोर करती हैं? तो भोजन को स्टोर करती है स्टार्च के रूप में। घास में क्या होता है? सेलुलोज होता है, ध्यान रखना। पत्तियां भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करती है। फूड प्रिपेयर्ड इन द प्लांट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लानेट सेल। तो जितनी भी प्लानेट नहीं, प्लांट सेल। अब आपको पूछा है कि पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में होता है लेकिन पादप पे नहीं होता है? कोशिका भित्ति, ये तो पादप कोशिका में होती है। प्लास्टिड, भाई क्लोरोफिल है, हरितलौक प्लास्टिड, ये भी होता है। रसधानी बहुत बड़ी होती है पादप कोशिका में। तारक काय सेंट्रोसोम है ना, ये केवल जंतु कोशिका में होता है, पादप पे नहीं होता। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब पादप और जंतु कोशिकाओं के अंतर आप देखेंगे एनसीईआरटी में। तो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, पादप कोशिका में भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, वाल सेल वॉल नहीं होती, मेम्ब्रेन होती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में। लवक उपस्थित होता है, तभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लवक होता है लेकिन इसमें प्लास्टिड नहीं होता जंतु कोशिका में। रसधानी बहुत बड़ी होती है पादप में, जंतु में बहुत छोटी। तारक केंद्र अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होता लेकिन सेंट्रोसोम प्राणी कोशिका में उपस्थित होता है। तो ये मेजर डिफरेंस था। अगला सवाल आपको पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में ये जो जनन है, अलैंगिक जनन, इनसे काफ़ी बार एग्जाम्पल से पूछ लिया जाता है सवाल। तो इसका आंसर क्या है? प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है वो मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा, बहु विभाजन होगा। प्लाज्मोडियम में बहु विभाजन। अन्य उदाहरण जैसे मुकुलन की बात करें, मुकुलन होता है दोस्तों यीस्ट और हाइड्रा में। एक छोटी सी वृद्धि कोशिका है, वो माता कोशिका से निकलती है। जो यीस्ट हाइड्रा है उनमें से एक छोटी सा प्रवर्ध निकलेगा और वो पूरा अलग होकर नया एक हाइड्रा बन जाएगा, नया जीव बन जाएगा। तो ये मुकुलन कहा जाता है। एक बड निकलता है, मुकुल निकलता है, जो यीस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलता है। बाइनरी फ्यूजन, एक बहुविभाजन होता है, एक द्विविभाजन है। तो द्विविभाजन दो भागों में बंटेगा। अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है बाइनरी फ्यूजन। एक एकल कोशिका दो समान कोशिकाओं में बंट जाएगी। एकल कोशिका दो समान कोशिकाओं में बंट गई तो वो हो गया बाइनरी फ्यूजन, जो अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। बहुविभाजन जिसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। तो बहुविभाजन प्लाज्मोडियम और कुछ प्रोटोजोआ, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ही है। तो इसका मतलब है कि एक कोशिका कई छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये तो केवल दो कोशिकाओं में विभाजित हुई और बहुविभाजन बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो गई, तो वो प्लाज्मोडियम है। पुनर्जनन, रीजनरेशन, पुनर्जनन देखने को मिलता है आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज में, जैसे प्लेनेरिया में मिलेगा, स्पाइरोगायरा में मिलेगा, हाइड्रा में मिलेगा। तो एक अंग या शरीर के हिस्से की पुनरावृत्ति होती है या पूरा जीव में बदल जाता है, एक अंग पूरे जीव में बदल जाएगा, पुनर्जनन हो जाएगा। प्लेनेरिया, स्पाइरोगायरा, हाइड्रा ये प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल पूछा, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? आनुवांशिक गुण कैसे ट्रांसफर करती है हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया? विकल्प देखो, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव असूत्री विभाजन से होता है। मुकुल क्या असूत्री विभाजन से होता है? हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। हाइड्रा मुकुल दूसरे हाइड्रा के मुकुलों के साथ संयोजन करते हैं। हाइड्रो में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। इसमें से सही है, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। समसूत्री विभाजन में नया अंग बनता है और अंगों की मरम्मत वगैरह कोशिकाएं सारा कुछ समसूत्री विभाजन से होता है। असूत्री तो जनन का भाग है। तो मुकुलन की प्रक्रिया संताओं में आनुवांशिक स्थिरता, आनुवांशिक सेम गुणधर्म है, वो समसूत्री विभाजन से हाइड्रा में ये देखने को मिलता है। विकल्प बी करेक्ट है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया में आनुवांशिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए
माइटोसिस, यहाँ पर समसूत्री विभाजन का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में माता कोशिका से मिलने वाली आनुवांशिक सामग्री पूरी तरह से नई मुकुल कोशिका में समान रहती है, जिससे संतानों में आनुवांशिक स्थिरता बनी रहती है। माता कोशिका और संतति कोशिका में गुणधर्म सेम हो जाते हैं, क्योंकि उसी माता कोशिका से एक बर्ड से ही वो नई संतति कोशिका बनी है, तो वो है समसूत्री विभाजन से वो गुणधर्म रिपीट होंगे। हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। अब दो विभाजन होते हैं कोशिका के, एक तो आपका समसूत्री, एक असूत्री। समसूत्री विभाजन कहाँ पर देखने को मिलता है? जहाँ पर कभी कभार आपके कोई घाव वगैरह हो जाता है, तो नई कोशिका वृद्धि या फिर अंगों में वृद्धि जब आप देखने को मिलती है ना, कोशिका वृद्धि हेतु विभाजित होती है तो सूत्री विभाजन कहते हैं। प्रत्येक कोशिका मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिका बनाती है। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान गुणसूत्र होते हैं। ये जीव में वृद्धि और उत्कों की मरम्मत में सहायता करती है। असूत्री विभाजन में जंतुओं और पौधे के प्रजनन अंगों अथवा उत्कों की विशेष कोशिका विभाजित होती है। प्रजनन अंगों की कोशिकाएं विभाजित होती हैं असूत्री विभाजन में, और नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है असूत्री में। अगला सवाल नंबर 11 देखते हैं। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये देखा गया है कि इनमें कुछ जो रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, रेंगने वाले जो जीव हैं, उसमें आपको पूछा है कि लिंग निर्धारण जब वो जनन करते हैं तो नेक्स्ट आपका मेल रेप्टाइल्स होगा या फीमेल होगा, उनका सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण है वो कौन करता है, किस प्रकार लिंग निर्धारण पर्यावरण पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जैसे अपन ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो कहते हैं पुरुष में होता है XY क्रोमोसोम, महिला में XX होता है। तो जब मेल का Y क्रोमोसोम यहाँ पर फीमेल के दोनों ही X है, तो ये मेल का Y क्रोमोसोम मिल रहा है या X मिल रहा है, वो डिफाइन करता है कि होने वाली संतान वो आपकी मेल होगी या फीमेल होगी, तो पुरुष डिफाइन करता है। लेकिन सरीसृप में तापमान से भी ये तय हो जाता है, तापमान से भी निर्भर करता है लिंग निर्धारण है। निश्चित अंडे के ऊष्मायन ताप पर भी निर्भर करता है, मेल होगा फीमेल होगा, वो तापमान पर भी डिपेंड हो जाता है। तो विकल्प सी करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, तो द प्लेस एट विच द स्पर्म एनकाउंटर विथ द एग। एग और स्पर्म कहाँ पर मिलते हैं? तो वो मिलते हैं फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट या डिंब वाहिनी कहा जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब में मिलने के बाद गर्भाशय में वो भ्रूण के रूप में स्थापित होता है, तो यूट्रस में स्थापित होता है, और यूट्रस में ही वो भ्रूण एक तरीके से बड़ा होता है, वो गर्भाशय में होता है। तो ये जो गर्भाशय वह स्थान जहाँ निषेचित अंडाणु इम्प्लांट होता है, अंडाणु और शुक्राणु मिले और जो एम्ब्रियो बना वो कहाँ पर स्थापित होगा भ्रूण, वो गर्भाशय यूट्रस में होगा। गर्भाशय गिरवा जो सर्विक्स आप बोलते हो, गर्भाशय गिरवा गर्भाशय और योनि के बीच का भाग है। ये गर्भाशय से योनि तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है और प्रसव के समय ये खुलता है गर्भाशय गिरवा। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 13। इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल इजी सवाल आपको पूछ लिया। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कहाँ है? मुख्य समन्वय पूरा कंट्रोल ह्यूमन बॉडी को कौन करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मस्तिष्क हो जाएगा। अपनी ह्यूमन बॉडी ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल होती है, और ब्रेन में 3 प्रमुख भाग होते हैं, पर मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और ब्रेन स्टेम। इन भागों के बारे में देखते हैं, इनके क्या कार्य हैं। अब ब्रेन का जो भाग होता है सेरिब्रम भाग, ये सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल भाग है वो सेरिब्रम में। अपन जो सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, याद रखते हैं, भाषा, भावनाएं, ये सभी सोचने, समझने, सीखने की मेमोरी वगैरह ये सेरिब्रम में होती है। और सेरिबेलम क्या होता है? अनुमस्तिष्क जिसे आप बोलते हो। परमस्तिष्क होता है सेरिब्रम। अनुमस्तिष्क में क्या होता है? अपनी जो कंट्रोल करने की, संतुलन बनाए रखने की जो भी कैपेसिटी है, अपना माइंड, अपना ब्रेन किस टाइप से पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, अपना शरीर बैलेंस होता है, अपन कोई भी क्रिया करते हैं कंट्रोल रूप से, बैलेंस होकर, नियंत्रित रूप से, वो सारा अनुमस्तिष्क का खेल है। मांसपेशियों की गति को, हाथ को अपने आगे पीछे लाना, सारा समन्वय कौन स्थापित कराता है? अनुमस्तिष्क कराता है। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है ब्रेन स्टेम जिसे बोलते हो। इसके 3 प्रमुख पार्ट हैं ब्रेन स्टेम के। ब्रेन स्टेम में आपका आ जाएगा मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, हृदय की धड़कन है, श्वास लेते हो, ब्लड प्रेशर है, ये मेडुला ओब्लांगेटा के कारण अनैच्छिक क्रियाएं आपके देखने को मिलती हैं। लार आदि, ये अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला ओब्लांगेटा एक तरीके से इससे कंट्रोल होती है। मेडुला ओब्लांगेटा रक्तचाप, हृदय गति, श्वसन दर, अन्य ऐसी जीवन निर्वाह गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है।
इसके अतिरिक्त आपको ब्रेन में थैलेमस देखने को मिलेगा। थैलेमस इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को पर मस्तिष्क के अन्य भागों तक ये संवेदनाओं को पहुंचाता है। और हाइपोथैलेमस ये इंपॉर्टेंट है, अपन को भूख प्यास लगती है, तापमान शरीर का, भूख प्यास लगना, ये कौन बताता है? हाइपोथैलेमस से पता चलता है भूख प्यास वगैरह का। बाकी विकल्प में आपके लंग्स थे, यूरिनरी ब्लैडर था और हार्ट था। लंग्स के क्या कार्य हैं? फेफड़े श्वसन प्रणाली के अंग हैं, ऑक्सीजन का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। मूत्राशय हैं, जहाँ पर अपना यूरिन स्टोर रहता है, वो मूत्राशय है। हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन के साथ में ब्लड पंप होता है। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 14, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? स्केलेटन मेड अप ऑफ हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट है। किसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है? कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रोटोकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट। तो इकाइनोडर्मेट की बॉडी है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। इकाइनोडर्मेट की बात करें तो एनसीईआरटी फैक्ट बता देते हैं आपको, इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। इकाइनोडर्मेट की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, इस फैक्ट से काफी बार सवाल आया। ये मुक्तजीवी देहगुआ युक्त त्रिकोरिक समुद्री जंतु हैं। इसमें विशिष्ट जल सेवन नाल तंत्र पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण में आपका तारा मछली, जिसे आप एस्टिएस कहेंगे, एंटेडॉन पंख तारा है, इकाइनोस समुद्री अर्चिन है और होलोथुरिया समुद्री खीरा है, इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण। अब ये जो एनिमेलिया जगत का वर्गीकरण की अपन बात कर रहे हैं, तो शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर एनिमेलिया का वर्गीकरण अपन देख लेते हैं, जहाँ से आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यदि सवाल बनते हैं। तो पोरीफेरा से शुरुआत करते हैं। जो छिद्र युक्त जीवधारी है वो पोरीफेरा है। पोरीफेरा में छिद्र होते हैं स्पंज की भांति, ठीक है। इसका शरीर कठोर आवरण एवं बाह्य कंकाल से ढका होता है। ये अचल जीव है जो किसी आधार से चिपके रहते हैं, चलते नहीं है। उदाहरण पोरीफेरा में साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पंजिला हो जाएगा। नेक्स्ट सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेटा जिसे आप निडारिया भी बोलते हो, सिलेंट्रेटा जलीय जंतु है। इसका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का होता है। इसमें एक देहगुआ पाई जाती है सिलेंट्रेटा में। इसका शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना है। इसकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कोरल और कुछ एकाकी। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश, कोरल, ये सिलेंट्रेटा के उदाहरण है। नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें। शरीर द्विपार्श्व श्रमित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। शरीर त्रिकोरक होता है, अर्थात इनका उत्तक विभेदन तीन कोशिकीय स्तरों से हुआ है। इसमें वास्तविक देहगुआ का अभाव है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इसका शरीर पृष्ठधारी और चपटा, चपटा शरीर इंपॉर्टेंट है, इन्हें चपटा कर्मी कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस का शरीर चपटा होता है। प्लेनेरिया, ल्यूर फ्लूक, टैप फॉर्म, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के उदाहरण है। निमेटोडा जिसे एशेलमिन्थेस कहा जाता है, त्रिकोरक जंतु, द्विपार्श्व श्रमित पाई जाती हैं। त्रिकोरिक प्राणी जिसमें त्रिस्तरीय कोशिकाएं होती हैं, जिसमें विभेदित उत्तक बन सकती हैं। इसका शरीर चपटा नहीं होकर बेलनाकार होता है। बेलनाकार शरीर होता है निम्मेटोडा का। देहगुआ को कूट शिलोम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट। निम्मेटोडा की देहगुआ को कूट शिलोम कहते हैं। इसमें उत्तक पाए जाते हैं, परजीवी के तौर पर दूसरे जंतु से रोग उत्पन्न करते हैं। निम्मेटोडा में घोल कर्मी, फाइलेरिया कर्मी, पिन कर्मी, विचरेर या निम्मेटोड है। एनिलिडा, एनिलिडा की बात करें तो वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित होते हैं। वास्तविक देहगुआ पाई जाती है। इसमें सेवन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। एनिलिडा जलीय और स्थलीय दोनों एनिलिडा होते हैं। केंचुआ नेरिस जौ की एनिलिडा के उदाहरण है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। सममिति पाई जाती है, शरीर खंड युक्त होता है आर्थ्रोपोडा के। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। देहगुआ रक्त से भरी रहती है, रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहेगा तो देहगुआ रक्त में, आर्थ्रोपोडा में भरी रहती है। जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा का मतलब यही है कि जुड़े हुए पैर पाए जाना। और आर्थ्रोपोडा के उदाहरण में आपका पेलिमोन झींगा है, तितली, मक्खी, एरिनिया और प्लेनियस जो बिच्छू है, केकड़े। नेक्स्ट आपकी पेरीप्लेनिटा, तिलचटा जिसे आप बोलते हो, मस्का और स्क्लोपेंड्रा, शतपाद, ये उदाहरण है आर्थ्रोपोडा के। मोलस्का की बात कर लेते हैं भाई। मोलस्का द्विपार्श्व श्रमिति पाई जाती है। देहगुआ बहुत कम होती है, शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। खुली संवहनी तंत्र इसमें भी पाई जाती है। उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना होती है। घोंगा, सीप, काइटोन, ऑक्टोपस, यूनियो, ये मोलस्का के उदाहरण है। इकाइनोडर्मेट जो आपको पूछा है वो बता दिया है। प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा में इसके उदाहरण में बेलेनागाइलोस, हाइडमेनिया, एम्फियोक्स। द्विपार्श्व श्रमित त्रिकोरिक देहगुआ युक्त समुद्री जंतु हैं प्रोटोकॉर्डेटा। ये तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है। नोटोकॉर्ड जो एक रहती है छड़,
वर्टिब्रेट जैसे आप कशेरुक कहते हैं, इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंत कंकाल पाया जाता है। इसकी पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है जो इन्हें चलने में सहायता करती है। सभी कशेरुक जीवों में मुख्य लक्षण निम्न है। जो वर्टिब्रेट है, कशेरुक है, वो नोटोकॉर्ड है। ये इन 5 फैक्ट से एग्जाम में सवाल आया हुआ। कशेरुक का गुणधर्म कौन सा नहीं है? नोटोकॉर्ड होते हैं वर्टिब्रेट। पष्ट नलीय कशेरुक दंड एवं मरुरज्जु होती है। इसमें त्रिकोरिक शरीर होता है, युग्मित क्लोमथेली और देहगुआ, ये सारे इनके लक्षण है। 15वां सवाल देखते हैं। लिम्फ के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा है? लसिका के संदर्भ में गलत क्या है? लसिका लिम्फ की बात करें तो लिम्फ इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। लसिका परिवहन का कार्य करती, सही स्टेटमेंट है। लसिका का कार्य है परिवहन। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होती है। लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, ये है। और लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है। इनमें से लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होती, प्लाज्मा जैसे होता है लसिका। लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन लसिका थोड़ी करेगी, वो तो ब्लड करता है। ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी लसिका एक तरल पदार्थ है जो शरीर के परिवहन का कार्य करता है, प्लाज्मा के समान ही रंगीन होता है। लसिका को लसिका वाहिकाओं द्वारा एकत्र किया जाता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। विकल्प सी गलत है। आंतर से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन मुख्य रूप से रक्त के द्वारा किया जाता है, न कि लसिका के द्वारा। लसिका मुख्य रूप से वसा, जल, लवण और रोगाणुओं को परिवहन करती है। लसिका किसको ले जाती है? फैट को ले जाती है, अमीनो अम्ल को नहीं ले जाती। जल को, लवण को, रोगाणुओं को, इनको ले जाती है लसिका। लसिका की बात कर ही रहे हैं तो लसिका शरीर के ऊतकों से अतिरिक्त तरल पदार्थ को एकत्र करती है। टिश्यू से जो एक्स्ट्रा लिक्विड पदार्थ हैं उनको एकत्र करके रक्त प्रवाह में वापस ले जाती है। लसिका में आरबीसी नहीं होती है, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। एक फैक्ट था कि लसिका में आरबीसी होती है, जो गलत था। जो शरीर को संक्रमण से बचाती है, डब्ल्यूबीसी। लसिका ग्रंथियां लसिका वाहिनियों में स्थित होती हैं और वे हानिकारक पदार्थों को फिल्टर करने में मदद करती है। नेक्स्ट अपना सवाल है, ये डाइवर्जिंग मिरर इज एक अपसारी दर्पण है। एक अभिसारी दर्पण होता है, एक अपसारी। आपको अपसारी पूछा जो फैलाने का काम करता है, अपसारी किरणों को फैलाता है और अभिसारी किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। तो फैलाने का काम करता है वो उत्तल दर्पण करता है, कॉन्वेक्स मिरर करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए ये अपसारी दर्पण है। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, ये अभिसारी है। अब सवाल पूछा जाता है कि जो अपना शेविंग मिरर है ना, जैसे एक विकल्प में आपका शेविंग मिरर भी दे रखा है, जो अपन शेव करते हैं तो शेविंग मिरर है वो किस प्रकार का होता है? वो अवतल दर्पण होता है। एक्चुअल में शेविंग मिरर है, अपन को अपनी जो शेव है उनको बड़ा देखना होता है, तो बड़ा देखने के लिए प्रतिबिंब बनाता है वो अवतल दर्पण। और बाकी यहाँ पर आपको पूछ लें कि जो ऑटोमोबाइल होते हैं, गाड़ियों के साइड में जो मिरर रहता है, ये गाड़ी है, इसके साइड में यहाँ पर जो मिरर रहता है ना, ड्राइवर को आगे पीछे की साइड में देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण है ना, एक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बड़ी गाड़ी है और छोटे से प्रतिबिंब में पूरी की पूरी दिख जाएगी, तो उत्तल दर्पण वहाँ पर साइड मिरर में। लेकिन गाड़ी के आगे जो हेडलाइट रहती है ना, उसमें कौन सा मिरर रहता है? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह फोकसित करता है। तो लाइट को बहुत लंबी दूरी तक भेजना है तो फैल जाएगा पहले, या उत्तल दर्पण हुआ तो प्रकाश को फैला देगा, आगे तक जाएगा ही नहीं। इस हेतु अवतल दर्पण का काम आते हैं ताकि समानांतर किरणपुंज लंबी दूरी तक आगे जाए। नेक्स्ट एक सवाल पूछा है, चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। तो ओम का नियम यहाँ पर दर्शाया गया है, परिपथ दर्शाया गया है। एक्चुअल में सवाल ये नहीं है, सवाल है कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए जो सर्किट बनाया है विद्यार्थी एक्स ने, इसमें इसने कुछ मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक आपको फाइंड आउट करनी है, क्या मिस्टेक थी? मिस्टेक यही थी कि ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को परिपथ के समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। अ मीटर है जो धारा का माप करता है, ये समानांतर क्रम में लगा दिया है। एक्चुअल में ये यहाँ पर होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए। वोल्ट मीटर होना चाहिए समानांतर क्रम में, अ मीटर होना चाहिए श्रेणी क्रम में। ये सही होगा, विकल्प बी करेक्ट है। ए मीटर को श्रृंखला में या श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समानांतर में जोड़ना चाहिए। ए मीटर पूरे परिपथ में, अमीटर धारा को माप करता है, वोल्ट मीटर सर्किट के हिस्से पर वोल्टेज की माप करता है, जो ओम के नियम की पुष्टि करता है। ओम का नियम है V बराबर IR।
V वोल्टेज, ये सर्किट के दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर होता है। I ये सर्किट में प्रवाहित धारा है जिसे आप एम्पियर में मापते हो। R जो है ये प्रतिरोध है जिसे ओम से मापा जाता है। नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट सवाल जो आपको पूछा गया वो साइंस का एक न्यूमेरिकल है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना, वेग आधा, तो संवेग आपको पता है संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। बिल्कुल, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग है, तो P बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। यहाँ पर आपका द्रव्यमान तो हो रहा है 4 गुना, यानी m के स्थान पर लिख देना है 4m, और वेग कितना हो रहा है, वेग हो रहा है आपका आधा, तो v के स्थान पर v बटा 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 2mv हो गया। पहले p बराबर mv था, वही अब 2 गुना हो गया, एक तरीके से संवेग हो गया 2 गुना, विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट अपना सवाल पूछा गया है 19वां, विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो लघु पतन शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उससे सुरक्षित रखने के लिए घरों में क्या करते हैं, फ्यूज का उपयोग करते हैं। अब फ्यूज जैसे ही सर्किट का प्रतिरोध बढ़ा तो फ्यूज टूट जाएगा, वहां पर जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ फ्यूज है वो टूट जाएगा थोड़ा बहुत गर्म होते ही। विद्युत उपकरणों को अति भारण, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि फ्यूज है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो बिजली की अधिक धारा को स्वतः काट देता है, जिससे उपकरण और सर्किट को नुकसान से बचाया जा सकते। पूरी करंट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे अपने घरों के उपकरण हैं और पूरा परिपथ है उसको बचाया जा सके। अब फ्यूज़ की बात हो रही, तो फ्यूज़ वायर किससे बना होता है, सवाल पूछा जाता है। घरेलू बिजली कनेक्शन में इस्तेमाल होने वाला फ्यूज वायर जो 15 एम्पियर धारा को शामिल करता है वो बना होता है लेड और टिन से। उसमें 37% होता है अपना लेड और 63% होता है वो टिन होता है। तो लेड और टिन से मिलकर बना होता है फ्यूज वायर। नेक्स्ट अपना सवाल है कोशिका का, किसमें SCR विष तथा दवाओं को निरावशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये निरावशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किस कोशिकाओं में ये ऐसा होता है, तो ये होता है दोस्तों यकृत कोशिकाओं में। अपने शरीर का जो लीवर होता है ना, लीवर, उसकी विशेषता होती है शरीर में जो जहर जा रहा है ना, विष, जहर को जहर से हटाना, निराविष कर देना, यानी कंट्रोल करना, जहर को हटाने का काम करती है अपनी लीवर। तो लीवर की कोशिकाओं में आप कहेंगे एक वर्ग के जंतुओं में जिन्हें कशेरुक कहते हैं, ये यकृत की कोशिकाओं में SCR होता है। यकृत की कोशिकाओं में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो विष को निरावशीकरण करता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अपन शराब का सेवन है वो मनुष्य को करने से उनका लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि शराब एक जहरी है, कब तक लीवर उनको निराविश करता रहेगा। नेक्स्ट अपना देखते हैं बाकी सवाल नंबर 20 है। इसमें आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, तो ये आप देखेंगे, इंग्लिश हिंदी में दोनों देख सकते हो। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, सरफेस ऑफ जॉइंट्स, नर्वस टिश्यू, किसको किससे मिलाएंगे, इसको जूम करके देखते हैं। तो सही मिलान यहाँ पर नीचे मैंने दे दिया है। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है, अपना ब्लड है ना वो तरल संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। त्वचा, त्वचा है एपिथेलियल उत्तक, त्वचा अपनी एपिथेलियल उत्तक है। जोड़ों की सतह, सरफेस ऑफ जॉइंट, वो कार्टिलेज है, उपास्थि है। तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू, स्पाइनल कॉर्ड है, वो तंत्रिका उत्तक का ही उदाहरण है। अब जैसे आपने देखा, एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, NCERT में काफ़ी मैंने सवाल देखे उसकी, उपकला के देखे थे, उपकला उत्तक के देखे थे। उपकला शरीर के अधिकतर अंगों एवं गुहिकाओं को आच्छादित करती है, त्वचा ही करती है, शरीर के विभिन्न अंगों और गुहिकाओं को ढकती है, विभिन्न देह तंत्रों को अलग अलग करती है। त्वचा, मुख का अस्तर, रुधिर वाहिकाओं, फुफ्फुस कोशिकाओं एवं वृक्क नलिकाओं के अस्तर सभी उपकला उत्तकों से बने हैं। अपनी त्वचा एक उपकला उत्तक है, मुख का अस्तर है, रुधिर वाहिकाओं का अस्तर है, ठीक है, यानी उसके ऊपर की जगह जो एक त्वचा ही कहेंगे। फुफ्फुस कोशिकाओं, कहने का मतलब लंग्स में जो कोशिकाएं होती है ना, उसका अस्तर, वृक्क नलिकाओं का अस्तर सभी उपकला उत्तकों से बने होते हैं। उपकला उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से कसकर सटी हुई होती हैं तथा अविच्छिन्न शीट बनाती है। बीच में संयोजी पदार्थ की बहुत थोड़ी सी मात्रा भी पाई जाती है। अंतरकोशी के स्थान भी प्राय नहीं होते। उपकला उत्तक निम्न प्रकार के होते हैं। तो उपकला उत्तक से अलग से सवाल पूछा जाता है 4 प्रकार के: सरल शल्की उपकला, स्तृत शल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला और घनाकार उपकला। जैसे सरल शल्की उपकला की बात करें तो ये जो सरल
शल की उपकला है रुधिर वाहिकाओं एवं फुफ्फुस कोशिकाओं का अस्तर। एक तो अपनी रुधिर वाहिकाओं हैं जैसे कि वेन, धमनी और शिराओं का जो अस्तर रहता है ना, एक तरीके से उनकी त्वचा, वो सरल शल की उपकला है। अपने लंग्स की कोशिकाओं का अस्तर है वो भी सरल शल की उपकला है। तो ये सरल शल की उपकला है। और त्वचा, ग्रशिका, मुख का स्तर भी शल की उपकला से आच्छादित होता है। अब स्तृत शल की उपकला की बात करें, एक तो सरल एक ही लेयर में, अब लेयर के ऊपर लेयर स्थित शल की उपकला कहेंगे। जैसे आप त्वचा की उपकला कोशिकाएं अनेक स्तरों में व्यवस्थित होकर इनके कटने फटने से रोकती है, एक के बाद एक लेयर आ जाए तो ये स्थित शल की उपकला है। एक दोस्तों स्तंभाकार उपकला देखने को मिलती है। स्तंभाकार उपकला जिन अंगों में अवशोषण एवं श्रवण होता है, जैसे कि आंत होती है ना, आंत जैसे अपनी छोटी आंत है, उसमें ब्लड में पोषक तत्व हैं, वो विल्ली की नुमा प्रवर्त जैसे आप दीर्घरोम कहते हो, ठीक है, तो दीर्घरोम रसांकुर है, उनमें से होता हुआ पोषक तत्व ब्लड में जाता है, ठीक है, तो अवशोषण का काम करती हैं आंतें। तो उनका जो आंतें होती हैं वो स्तंभाकार उपकला की बनी होती है। पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार में भी एक पक्षमाभी स्तंभाकार है, शिलिया वाली श्वसन पथ की स्तंभाकार उपकला, उत्कों में पक्षमाभ होते हैं, श्वसन पथ है उसमें पक्षमाभ होते हैं। पक्षमाभ का मतलब बाल होते हैं, हेयर नुमा एक तरह जटिल स्ट्रक्चर बन जाती है, जो उपकला कोशिकाओं की बाहरी सतह पर रोम की तरह निकले होते हैं। ये पक्षमाभ हिल सकते हैं अपनी गति से, श्लेष्म को श्वसन पथ में सफाई करने के लिए आगे धकेलते रहते हैं। नेक्स्ट अपनी उपकला है घनाकार उपकला। ये लार ग्रंथियों की वाहिनियों एवं वृक्क नलिकाओं का अस्तर बनाती है। घनाकार उपकला वेरी इंपॉर्टेंट है। वृक्क नलिकाओं का अस्तर किससे बना होता है? घनाकार उपकला से। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 22। सवाल पूछा गया है कि यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, तो मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया है, उनमें कौन सी गैसें इस्तेमाल की गई थी? मिलर यूरो ने 1952 में एक प्रयोग किया जिसमें 4 प्रमुख गैसों का, एक्चुअल में 3 गैसों का प्रयोग किया था इन्होंने। मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। मिथेन ली 2, अमोनिया 2, हाइड्रोजन 1, 2-2-1 के रेशियो में दिया है। 1952 में ये यूरो और मिलर ने प्रयोग किया कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। इस विकल्प में आपका मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड ये दे रखा है जो करेक्ट होगा। तो ये 1952 का एक कार्बनिक अणुओं से अपने जीवन की कैसे उत्पत्ति हुई है इसको फोकस करता है। नेक्स्ट अपना सवाल एक न्यूमेरिकल का पूछा गया है। एक्चुअल में ये सवाल देख लीजिएगा। एक वस्तु 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है, x दूरी में इसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता होती है। जब स्पीड है, वेग है, वो 1 मीटर पर सेकंड होता है, तब वो x दूरी में इसे रोकने के लिए, जैसे x दूरी चली, उसे रोकने के लिए F बल लगाना पड़ा। वस्तु चल रही है, रोकने के लिए फोर्स तो बल लगाना पड़ेगा। यदि वस्तु की चाल, अब यदि ये स्पीड u बराबर 3 मीटर पर सेकंड हो जाए और सेम x दूरी पर उसको रोकना है, स्पीड ज़्यादा है, उसी दूरी पर रोकना, पहले कम स्पीड थी तो F बल लगाना पड़ रहा था, स्पीड ज़्यादा तो अब ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा बल कितना होगा इस F का, उसको फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में इसका एक अलग से, जब ऊर्जा और हीट एंड एनर्जी, ऊष्मा और ऊर्जा का चैप्टर क्लास 9 का मैंने कवर किया था, उसमें ऐसे काफ़ी सवाल कराए थे न्यूमेरिकल का। तो उसमें मैंने बताया था कि वस्तु पर जो कार्य किया जा रहा है ना, रोक रहे हैं वस्तु को, भाई ये वस्तु आ रही है, इसको रोक रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं। रोकने के लिए क्या करा जा रहा है? कार्य। तो वस्तु पर किया गया कार्य हमेशा वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी पहले अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कम कर देंगे ना, तो वो आपको पता चलेगा गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है। आप कहेंगे अंतिम गतिज ऊर्जा तो हो गई 0, क्योंकि वस्तु को रोक रहे हैं, एक्चुअली F बल लगाकर रोक रहे हैं, तो लास्ट में अंतिम गतिज ऊर्जा 0। तो वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वो एक तरीके से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के इक्वल होगा। अंतिम गतिज ऊर्जा 0 है तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के इक्वल होगा। किया गया कार्य प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के इक्वल होगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे W बराबर हाफ m प्रारंभिक गतिज ऊर्जा U स्क्वायर कर दीजिएगा। अब W क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, F और गुणा विस्थापन। विस्थापन पहले केस में क्या था? x था, बल F लगा रहे थे, तो Fx मैंने ले लिया प्रथम केस में। और हाफ m, U कितना था? इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में थी 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो Fx बराबर, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आ गया Fx बराबर हाफ m आ गया, ये पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है? नया फोर्स आ रहा है। मान लेते ये नया फोर्स है F डैश, और x वही सेम x पर आप रोक रहे हो। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, वो सेम हो रहा, अंतिम 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी से होगा m U स्क्वायर। अब U यहाँ पर हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 हो जाएगा।
अब यहाँ पर एफ एक्स बराबर हाफ एम, यानी हाफ एम के इक्वल कौन है, एफ एक्स है। तो इसके इक्वल में एफ एक्स लिख सकता हूँ, यानी एफ डैश एक्स बराबर ये एफ एक्स गुणा नो। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो जो अपना एफ डैश आया है तो प्रारंभिक एफ का वो नो गुणा है, नो एफ के इक्वल है। किसके इक्वल है, नो एफ के इक्वल है। विकल्प डी करेक्ट है। इस टाइप से आपको करना था। नेक्स्ट अपना सवाल है एक और न्यूमेरिकल का सवाल। प्रतिरोध आर की किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। ये प्रतिरोध आर का एक टुकड़ा है, तार का टुकड़ा है, इसको 6 बराबर भागों में इसने काट दिया, 6 बराबर भागों में काट दिया। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी समानांतर में संयोजित कर देते हैं। ये एक तरीके से टुकड़े तार का था तो एकदम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, इनको 6 बराबर भागों में काट दिया। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर और आर का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। अब प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा। ये आर प्रतिरोध का तार था। आपको पता है प्रतिरोध हमेशा लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है। इस पूरे तार का प्रतिरोध आर था, तो 6 टुकड़े हो गए, तो इसका भी हो गया आर बटा 6, इसका भी आर बटा 6, इसका भी आर बटा 6। सभी टुकड़ों का समान लंबाई के काटे न बराबर भागों में, सभी टुकड़ों का प्रतिरोध आर बटा 6 हो गया। क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सभी को आर बटा 6 को जोड़ेंगे तो आर ही तो आएगा भाई। 6 बार आर बटा 6 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, आर प्रतिरोध जो आपको दे रखा है, आर प्रतिरोध सवाल में दे रखा कि आर प्रतिरोध का। तो प्रत्येक प्रतिरोध, अब नया प्रतिरोध बन गया ना 6 टुकड़े, तो एक टुकड़े का कितना प्रतिरोध हो गया, आर बटा 6 हो गया। अब ये आर बटा 6 के टुकड़े हैं, इन सभी को जोड़ दिया समानांतर क्रम में। अब जब समानांतर क्रम में जोड़ा तो उनका प्रतिरोध आर डैश आ गया। तो समानांतर क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला 1 बटा आर डैश, 1 बटा आर डैश बराबर 1 बटा, ये सभी को जोड़ेंगे आर बाई 6 प्लस कितनी बार जोड़ेंगे इनको, 6 बार। अब 6 बार जोड़ने से अच्छा है कि मैं 6 से गुणा ही कर दूं यहाँ पर। ठीक है। अब ये 6 ऊपर आ जाएगा, एक्चुअली भाग में है, जब इसको हल करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो 1 बट्टा आर डैश बराबर ये 6 ऊपर आ जाएगा 36 बट्टा आर हो जाएगा। एक्चुअली में आपको पूछा क्या है, आपको आर अनुपात आर डैश पूछा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर बराबर 36 आर डैश। अब इस आर डैश को इस आर के नीचे ले आएंगे, आर अपॉन आर डैश बराबर 36 है। तो आर और आर डैश का अनुपात कितना आ गया, 36 आ गया। तो विकल्प ए करेक्ट है कि इसका अनुपात आ जाएगा 36 है। तो ये आपको बता दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। किस माध्यम में, निर्वात में तो ध्वनि नहीं चलती है, ठोस में ध्वनि सबसे तेज ध्वनि की स्पीड होती है ठोस, उसके बाद द्रव में होती है, और सबसे कम स्पीड होती है वो गैस में होती है। तो ठोस यहाँ पर कौन सा है, वायु तो ठोस नहीं है, गैस है, पानी आपका द्रव है, स्टील आपका ठोस है, तो सबसे तेज चलेगी यहाँ पर स्टील में। अब एनसीईआरटी के फैक्ट देख लेते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। एक माध्यम में जैसे कि ध्वनि चल रही स्टील में, तो स्टील में उसकी चाल है वो फिक्स रहेगी। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है, जैसे क्योंकि पट्टाका है, तड़ित होती है, उसमें आपको प्रकाश पहले दिखाई देता, ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, ध्वनि की चाल ताप पर डिपेंड करती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचित होने वाले माध्यम की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करती है। कौन सा माध्यम है, उसका टेम्परेचर क्या है, उस पर डिपेंड करती है ध्वनि की स्पीड। आपको बता दूं तापमान पर कैसे निर्भर करती है। वायु में ध्वनि की चाल, अब वायु में जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अपनी हवा में ध्वनि की चाल होती है 331 मीटर पर सेकेंड, और वही ध्वनि की चाल जब तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तब वो हो गई 344 मीटर पर सेकेंड है। कहने का मतलब तापमान बढ़ने पर स्पीड भी बढ़ती है, किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या है, बढ़ती है। अब ध्वनि की चाल जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग अलग माध्यमों में देखेंगे तो ये चाल निकल के आती है। ये एनसीईआरटी का डाटा है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल यहाँ पर सबसे अधिक 6420 मीटर पर सेकेंड, ठोस में एल्यूमिनियम में सबसे अधिक है। उसके बाद निकल में 6040 मीटर पर सेकेंड, स्टील में 5960, लोहा में 5950, पीतल में 4600, कांच में 3980, सबसे अधिक एल्यूमिनियम में निकल के आई मीटर पर सेकेंड में। ये ठोस में ध्वनि की चाल थी। इसी प्रकार द्रव में ध्वनि की चाल देखेंगे, समुद्री जल होता है उसमें ज़्यादा होती है 1531, आसु जल में 1498, इथेनॉल में
1207, मेथेनॉल में 1103। गैस में ध्वनि की चाल देखेंगे तो सबसे कम हाइड्रोजन में 1284, हाईएस्ट जो गैस में ध्वनि की चाल होती है ना वो हाइड्रोजन में होती है। उसके बाद हीलियम में 965। वायु में है अलग अलग तापमान पर, जैसे कि आपने देखा 331 होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 344 होती है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री पर 346 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की 316, सल्फर डाइऑक्साइड की 213 है। ये चाल है ध्वनि के अलग अलग माध्यमों में। अब ध्वनि की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए, ये एक फॉर्मूला है। ध्वनि में जब वेग बराबर होता है तरंग दैर्ध्य गुणा आवर्ती फ्रीक्वेंसी, या फिर आप काफ़ी बार देखते हो म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा है, ये प्रकाश का वेग है, या फिर वेग बराबर म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी आवर्ती है। ये फॉर्मूले से काफ़ी बार सवाल आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, इनमें से मिश्रण कौन सा? गोल्ड, सोना, सोना एक एलिमेंट है। वायु, डायमंड, वाटर, प्योर वाटर, वाटर एक यौगिक है न कि मिक्सर है। हीरा है, ये एक एलिमेंट कार्बन का ही रूप है। वायु, वायु में बहुत सी गैसें इसका मिक्सर रहता है, इसमें आपके ऑक्सीजन रहेगी, नाइट्रोजन हाईएस्ट रहेगी 78% है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन वगैरह सारी गैसेज है वायु में। तो मिक्सर कौन सा हुआ? वायु हुआ ना। जल है वो एक यौगिक है, यौगिक और मिश्रण दोनों अलग अलग चीज़ है। जल यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें रासायनिक संयोजन होता है। हीरा कार्बन का ही एक क्रिस्टलीय रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सही निरूपण है? अब धातुओं की अभिक्रियाशीलता, इसकी एक पूरी टेबल है, उस टेबल को आप देखेंगे एनसीईआरटी की बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ सारा कुछ। तो इसमें सबसे अधिक एक्टिव जो धातु है ना वो है पोटेशियम। इसकी ट्रिक है पोसो के में ए जी आले हाको मसिगो, ये ट्रिक याद रखी हुई मेरे। तो पोसो के में ए जी आले हाको मसिगो, पोसो कोई में ए जी आले हाको मसिगो, यानी पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे कम अभिक्रियाशील यहाँ पर गोल्ड है, इसलिए गोल्ड सबसे ज़्यादा महंगा, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करता तो उसका कलर भी चेंज नहीं आता है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, ये सही क्रम में दे रखा है। नेक्स्ट अपना सवाल है, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? हेनरी कोर्ट का कौन सा यहाँ पर इन्वेंशन था? तो हेनरी कोर्ट ने पुडिंग का आविष्कार किया। ये पडलिंग संडोलन इसे कहेंगे। पुडलिंग, इस प्रक्रिया में लोह अयस्क को एक खुली भट्टी में तपाया जाता है। लोह का जो अयस्क रहता है उनमें से लोह को अलग करना है ना, अशुद्धियों को अलग करना है, अवांछनीय जो अपन को नहीं चाहिए ऐसे अवयवों को हटाना है लोह अयस्क में से, और शुद्ध लोहा प्राप्त करता है तो वो आप गर्म करके खुली भट्टी में करेंगे, जैसे पडलिंग बोला जाता है। अब विकल्प में रोलिंग है, स्टीम हैमर है और बेसमर है। तो ये क्या है? रोलिंग में अब इसको, अब लोहे को प्राप्त कर दिया, अब उसको डिजाइन देनी है, पतला चपाट करना है तो रोलिंग करेंगे उसको। और ये भी हेनरी कोर्ट ने पुडलिंग और रोलिंग रोलिंग दोनों ही हेनरी कोर्ट के द्वारा आविष्कार किया गया। स्टीम हैमर, जिसे आप भाप हथौड़ा बोलते हो, धातुओं को बनाने के लिए किया जाता है, इसे एक भाप इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। स्टीम हैमर का आविष्कार है जेम्स होली ने किया। बेसमर प्रक्रिया एक ऐसी तकनीक है जिसे हेनरी बेसमर ने विकसित की। इस प्रक्रिया स्टील उत्पादन के काम में ली जाती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉन्ड इन वाटर मोलिक्यूल, जल के अणु में बंध की प्रकृति कैसे होती है? वैसे ये सही मानेंगे आंसर हाइड्रोजन अम्ल। बाकी जल में दोस्तों आपको पता होगा सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही है, तो दोनों ही होते हैं। जल अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक और हाइड्रोजन दोनों बंद होते हैं। जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंद होते हैं जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के ऑक्सीजन परमाणु के बीच आकर्षण पैदा करते हैं। आयनिक बंध कब बनते हैं? ये बंध दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य, जैसे एक धातु एक अधातु है, सोडियम आपकी क्लोराइड हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। सहसंयोजक बंध तब बनता है जब दो परमाणु अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करते हैं, साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और पूरा बाह्यतम कोश पूरा करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो जल में ये बॉन्ड भी है। उप सहसंयोजी बंध ये तब बनता है जब एक परमाणु अपने एकल इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु को देता है, साझा नहीं करता, एक तो देता है दूसरा नहीं देता है। जो लेता है वो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर देगा और देता है वो धनात्मक बन जाएगा, तो ये उप सहसंयोजी बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आपको एक पूछा था, C6H14 के लिए संरचनात्मक समावेवों की संख्या कितनी होगी? तो ये एल्केन है, CnH2n+2 है, CnH2n+2, यानी जितने कार्बन हैं उसके हाइड्रोजन दुगुने +2 है, यानी 14 है ना। इसे कहेंगे ये हेक्सेन का रूप हो गया, ये हेक्सेन है। तो हेक्सेन में कितने संरचनात्मक समावेवी होंगे? हेक्सेन में 5 संरचनात्मक
आइसोमर हैं, समावयवी हैं, वो होते हैं। 5 कौन सा? एन हेक्सेन हो सकता है, 2 मिथाइल पेंटेन हो सकता है, 3 मिथाइल पेंटेन हो सकता है, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो सकता है, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो सकता है। अलग अलग स्थिति होगी, या तो सीधा हेक्सेन होगा, CH3 CH2 ऐसे बढ़ेगा आगे, CH2 पूरे 6 के 6 हो जाएंगे, या फिर कोई एक मेथेन समूह यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, अलग अलग स्थिति में इनके आइसोमर बनेंगे। तो ये 5 प्रकार के आइसोमर बनेंगे C6H14। आप कहेंगे ये तो 5 याद रख लिए, और पूछ लिए तो क्या बताएंगे? और ये बता दो भाई, ब्यूटेन में स्टार्ट होंगे समावयवी, क्योंकि मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन जैसे CH3 CH2 CH3, इसमें ये एन प्रोपेन ही बनेगा, और आप CH3 यहाँ पर लाओगे तो वही एक श्रृंखला बनेगी। तो इसमें समावयवी है एक ही होगा जब आप प्रोपेन की बात करेंगे। ब्यूटेन में कितने होंगे? 2 आइसोमर हो सकते हैं। ब्यूटेन में 2 कौन से? CH3 CH2 CH2 और CH3। पहला ये हो गया, दूसरा CH3 CH CH3 CH3, ये 2 आइसोमर बन सकते हैं ब्यूटेन में। इसी प्रकार पेंटेन में कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, हेक्सेन में 5 बनेंगे, और हेप्टेन में C7H16 में 9 आइसोमर बनेंगे। हेप्टेन में ध्यान रखना 9 बनेंगे, और ऑक्टेन में C8H18 में 18 बन जाएंगे, ऑक्टेन में 18 बन जाएंगे। ये नंबर्स याद रखना। एन एल्फा पार्टिकल इज नोन एज, एल्फा पार्टिकल क्या होता है? एल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा डबल चार्ज हीलियम आयन होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डबल चार्ज वाला हीलियम आयन, द्विआवेशित हीलियम आयन। एक अल्फा कण को निम्नलिखित रूप से जाना जाता है द्विआवेशित हीलियम आयन, यानी अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे। अब 2 प्रोटॉन में क्या है? 2 प्लस आवेश होगा ना, तो हीलियम के नाभिक के समान है, जो हीलियम के नाभिक के समान है, तो द्विआवेशित हीलियम आयन है अल्फा कण। बीटा कण में एक बीटा नेगेटिव एक बीटा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक से उत्सर्जित, और पॉजिट्रॉन कहेंगे बीटा पॉजिटिव को। तो ये बीटा कण हो गए। अब अंतिम सवाल जो आपको पूछा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, भू स्थायी उपग्रह नहीं है, इनमें से कौन सा भू स्थायी उपग्रह नहीं है? तो उसमें आपका विकल्प हो जाएगा जुगनू। जुगनू एक भारतीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और रिमोट सेंसिंग क्यूबसैट उपग्रह, जैसे IIT कानपुर ने लॉन्च किया। ये एक नैनो सैटेलाइट है। भूस्थिर उपग्रह कौन से होते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा उपग्रह जो हमेशा पृथ्वी पर आपको एक ही जगह पर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से पृथ्वी रोटेट कर रही है ना, उसी स्पीड से वो सेम रोटेट कर रहा है। पृथ्वी इतनी आगे गई, ये भी इतना, तो एक ही जगह पर आपको हमेशा वो दिखाई देगा। भू स्थिर उपग्रह है, पृथ्वी की रोटेशन की गति से ही वो घूमता है। ये उपग्रह पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर स्थित होता है? लगभग 36,000 किलोमीटर इसको बोलते हैं, 35,786 किलोमीटर होता है, और पृथ्वी की स्पीड से ये रोटेट करता है, तो आपको पता नहीं चलता है। और भू स्थिर उपग्रहों का उपयोग आमतौर पर कम्युनिकेशन, टीवी प्रसारण, इंटरनेट, मौसमी निगरानी, इन सभी में किया जाता है। तो ये सभी 32 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 में से साइंस की 32 पूरी के पूरे क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा फैक्ट सहित बता दिए हैं। ये इस पेपर में सारे सवाल लिए हैं। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF के रूप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये है ना, C6H14 है। तो सारे के सारे साइंस के सवाल यहाँ से उठा लिए, जो आने वाले 11, 18, 21, 25, 28 अगस्त वाले कैंडिडेट के लिए वेरी यूजफुल रहेगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट टेक्स्ट बुक का पास प्रो ज्वाइन करना चाहते हो, TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।